हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। हमने से हम में से बहुत से लोगों ने, लगभग सारे ही लोगों ने इस बात पर बहुत ही दुख और बहुत ही गुस्सा दिखाया था कि किस प्रकार से अमेरिका ने भारत के लोगों को बेड़ियों में डालकर भेजा था। अब बात यह है कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे गुस्सा आया और मैंने इस पर कई सारे ऐसे तथ्य रखे, जिससे मैंने ये बताया कि हमने भी अमेरिका के लिए अपने लाखों सैनिक भेजे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो हमारा एक ही अधिकार है कि हम वहाँ रहें, हमारे लोग वहाँ जाएं, उनकी सभ्यता से सीखें और वहाँ के नागरिक बने। लेकिन अब मुद्दा ये है कि आखिर अमेरिका ने बेड़ियों में क्यों भेजा। तो मैं आपका दोस्त निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आज 13 फरवरी 2025 को इस बात का इस बात का उद्घाटन करने मतलब इस बात को बताने आपके पास आया हूँ कि अमेरिका ने हमारे लोगों को बेड़ियों में क्यों भेजा, अमेरिका क्या संदेश देना चाहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका ने जब हमारे लोगों को बेड़ियों में भेजा तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ। हमारी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब आप पॉइंट नोट करते जाइए। हमारी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद एक प्रतिक्रिया हम देखते हैं कि संसद में आती है, और संसद में यह कहा जाता है सरकार की तरफ से कि पहले भी कई सालों से लोगों को ऐसा भेजा गया और ये एक आम आम चलन है, और कई देश ऐसा करते हैं और वे इसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए ठीक है। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि क्या बेड़ियाँ डाल के पहले भेजा था, और यदि पहले बेड़ियाँ डालकर भेजा था, पर पहले तो ऐसे फोटो अमेरिका ने लीक नहीं किए कि भारत के लोग बेड़ियों में आ रहे हैं, मतलब दोनों पैरों में भी बेड़ियाँ, वो बेड़ियाँ कनेक्ट है कमर से और वो बेड़ियाँ कनेक्ट है हाथों से। तो लगभग हर वह शरीर का हिस्सा जो कि काम का है, आपने उसको, जिससे वो चल फिर खा पी सकते हैं, उसको आपने बेड़ियों में जकड़ दिया। चलिए, लेकिन अब मुद्दा ये है, तो भारत ने आखिर लोगों को क्यों नहीं बताया। और ये पता लगा मुझे जब मैंने मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का एक इंटरव्यू देखा, जो कुछ दिन पहले ही बीबीसी पर आया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, ऐसा कुछ होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो भी इनका है, बीबीसी, एनीवे। और बहुत ही सख्त इंटरव्यू था। मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिस तरह से एक ब्रिटिश आदमी आकर आज हरदीप सिंह पुरी जी का इस तरह से इंटरव्यू ले रहा है, तो मतलब हम क्या आज भी आज़ाद हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैंने फिर इस पर गौर किया कि आखिर वो इस तरह से इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी का, क्या बात है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। दोस्तों, कुछ साल पहले जाते हैं, कोविड के समय रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। जब रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, तो यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी। भारत को कहा कि वह मध्यस्थता करे और रूस को रोके। भारत ने मध्यस्थता नहीं करी। अब भारत की तरफ से एक और, जो भारत की सरकार की तरफ से, भारत का सरकार का जो विद्वान है या वो प्रचारक है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने कश्मीर के मुद्दे पर स्वतंत्र कश्मीर को स्वतंत्र कश्मीर की, कहते हैं कि पैरवी करी, मतलब उसका पक्ष लिया, जो कि भारत का विरोधी पक्ष हो गया। तो भारत यूक्रेन से क्यों उसको सहायता, मतलब क्यों उसका सपोर्ट करे अगर रशिया वहाँ पर आ रहा है। दूसरा, भारत का पक्ष ये था कि हमारे रशिया से पुराने संबंध है, हम अपने संबंध कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और यूरोप के कई देशों ने उन सैंक्शंस का स्वागत किया, उन
सैंक्शन मतलब उन जो रोक लगाई, उस रोक का स्वागत किया। रशिया पर, रशिया के तेल पर, रशिया की इकोनॉमी पर, रशिया के मनी के ऊपर बहुत तरह के सैंक्शन जो है ना रशिया के ऊपर लगाए गए, और यूरोप के देशों ने उन सैंक्शंस का स्वागत किया। ये वो देश थे जहाँ पर रूस का तेल पहले ही सस्ते में जा रहा था। भारत ने यहाँ से रूस से तेल लेना शुरू किया, जो कि रूस ने फिर तेल के दाम गिरा दिए ताकि उसको डॉलर मिल सके, और फिर वहाँ से वो तेल लेकर भारत ने दुनिया में अलग अलग देशों में बेचना शुरू किया। लेकिन अभी तक भी हमें नहीं पता कि भारत को कितना एग्जैक्टली रेवेन्यू इससे आया, कितना हमें फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं यहाँ पर यही बात आता हूँ, मैंने ये बात क्यों बोली फ़ायदे की, मैंने फ़ायदे की इसलिए नहीं बोली कि तेल से कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। ये जो हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे प्रजातंत्र में, हमारे राजनीतिक विचारों में जो ये बात आ गई है ना कि फ़ायदा नफ़ा नुकसान, ये फ़ायदा नफ़ा नुकसान जो बात आ गई है 90 से इसकी शुरुआत हुई है, जब हमने अपना जो सिस्टम था वो बदला, लिबरल पॉलिसीज हमने अपनाई। लिबरल का मतलब हुआ कि हमने उदारवादी या न उदारवादी जो हमने सोच अपनाई, और लेकिन उस सोच का परिणाम ये हुआ कि हमने बिल्कुल पूरी तरह से पूंजीवादी सोच अपना ली, और हमारी जो राजनीति है वो भी पूंजीवाद से प्रेरित होने लग गई। तो हमने यहाँ भी जब दो देश आपस में लड़ रहे थे, तो बजाय इसके कि हम अगर एक मजबूत देश थे, तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री तो सब ये कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। अगर आपको युद्ध नहीं चाहिए तो आपको आगे बढ़ के युद्ध रोकना पड़ेगा, ये भी आपकी समझ है। अब आप बन गए अवसरवादी, अवसरवादी बने। लेकिन अब इससे पहले आते हैं, कोविड से पहले आते हैं, आपने क्या देखा, हमारे देश के जो प्रमुख मंत्री हैं तो वो जाते हैं और अमेरिका से कितनी दोस्ती निभाते हैं। हमने ट्रम्प का पिछला काल भी देखा। देखिए यहाँ पर अब बहुत से लोग, हमारे प्रमुख मंत्री, जिन्हें हम प्रधानमंत्री या प्रमुख मंत्री बोलते, हमारे जो प्रमुख मंत्री हैं उनका अमेरिका के राष्ट्रपति से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन ये वो ट्रम्प है कि जब ये अपने नीति पर खड़े रहे, ट्रम्प इज़ फॉर अमेरिका एंड ट्रम्प अमेरिका के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे जो प्रमुख हैं वो जब अमेरिका गए तो वहाँ की टेक कंपनीज से उनके टूल्स मांगना चाहते थे। और वो क्यों मांगना चाहते थे, वो हमें पता है कि वो सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं, वो नाम गवर्नेंस का लेते हैं, लेकिन चाहते थे पूंजीपति लोगों के लिए, जो लोग उनकी पार्टियों को चंदा देते हैं। ऐसे ही जो तेल निकला है वो कितना उन पूंजीपति कंपनियों को फायदा हुआ, ये हमें को पता ही नहीं है, देश की जनता को अभी तक। तो अब आप अवसरवादी बन के अपनी राजनीति नहीं चला सकते, क्योंकि राजनीति इतिहास में, आप अगर राजनीति में आए हैं तो राजनीति इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा, आप शुरू से अवसरवादी रहे, अवसर मिला तो आप आगे आ गए, लेकिन अब आपने देश को बहुत बड़ी दुविधा में फंसा दिया है। फंसा यूं दिया है कि अब अमेरिका आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ, तुम रूस के साथ हो या मेरे साथ हो। यूरोप के सारे देश मेरे साथ हैं और मेरे पास टेक्नोलॉजी है, अब तुमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए और तुमको रूस का सस्ता तेल भी चाहिए। तो भैया दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, एक चीज़ डिसाइड कर लो, क्योंकि दुनिया की जो वैश्विक राजनीति है वो हमेशा दो खंभों के अंदर, दो स्तंभों पर ध्रुवीकरण के हिसाब से चलती है। आप आर या पार होते हो, वैश्विक राजनीति आर या पार, जियो पॉलिटिकल जो सिस्टम चल रहा है वो कुछ साल से ये चल रहा है, आर या पार। तो अब ट्रंप ने सीधा ये जो वीडियो में भेजा है ना, ये मैसेज दिया है। हरदीप सिंह पुरी जी का जब आप वो इंटरव्यू सुनेंगे बीबीसी का, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हरदीप सिंह पुरी जी के सामने जो क्वेश्चन किया गया कि भैया आप किसकी साइड हो, आप वहाँ से तेल लेकर बेच भी रहे हो, और ट्रम्प जानते हैं कि ये मोदी जी यहाँ पर इंडियंस को घुसा रहे हैं, और हमने देखा इंडियंस बहुत घुसे, इतना डिपोर्टेशन नहीं हो जितने घुसे वहाँ की सरकार ने, तो बल्कि हमको लिया, चलो ठीक है, फिर भी वो लेना चाहिए। मेरा तो ये कहना है हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन अब बात यह है कि कंट्रीब्यूशन होना एक अलग बात है, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले मैंने आंकड़ा पढ़ा था, तो इस युद्ध के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं।
तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसकी कौन जिम्मेवारी है? क्या हम खाली रूस के ऊपर जिम्मेवारी डाल दें? जबकि हमें पता है कि आज वैश्विक जो राजनीति चलती है वह दबाव के कारण चलती है। अगर भारत दबाव थोड़ा डालता रूस पे, तो भारत ने दबाव नहीं डाला, लेकिन बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला, सिर्फ बोल दिया कि हम युद्ध के खिलाफ है। देखिए, बोल देने से कुछ नहीं होती, दबाव डालने के तरीके होते हैं। हमारा रूस के साथ व्यापार है, हम अपना व्यापार कम करते, हम तकनीक से हटते, लेकिन हम वो नहीं हटे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं हटे या हमने दबाव नहीं डाला, तो ये हमारी कोई कमजोरी थी, ये हमारी रणनीति भी थी, उस पर भी मैं आता हूँ। तो बात यह है कि अब समस्या ये है कि क्या अमेरिका सीधा रूस से लड़ेगा? क्या वो भारत को भी अब अपना दुश्मन मानेगा? हमने अवसरवादी नीति अपनाई कि हम वहाँ से तेल भी ले लें और वहाँ से टेक्नोलॉजी ले लें, अपने बंदों को वहाँ भेज दें और वो वहाँ जाके बल्ले बल्ले हो। फिर मैं दोबारा एक तथ्य बता दूँ यहाँ पर, जब भारत पर आर्थिक संकट आया 89-90 के आसपास, जब इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ, तो $20 करोड़ जो ये एनआरआई थे ना, जो यहाँ से जाते हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, उनसे इन एनआरआई लोगों ने वो पैसा निकाल लिया था। तो इन्होंने भारत के अंदर वो अपना पैसा नहीं लगाया। फिर भी हम उनको कहते हैं क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे रक्त संबंधी हैं। वैसे तो पूरी दुनिया रक्त संबंधी है, फिर भी चलो हम उनका मान सम्मान रखते हैं, हम विपदा की घड़ी में उनके साथ खड़े रहेंगे, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो कैसे सोचते हैं, ये भी हमें सोचना है। हम ऐसे अब हम एकदम से अब वो पुराने ज़माने वाले नहीं रहे, बेवकूफ़ जिसे हम कहेंगे, बड़े ही सीधे संस्कारों वाले कि आए बेवकूफ़, मतलब दूसरों हमें बेवकूफ़ बना देते थे। हम बेवकूफ़ नहीं थे, हम तो सीधे संस्कारों वाले थे। दूसरों की नज़र में हम बेवकूफ़ थे और वो हमें बेवकूफ़ बनाते थे। उनके हिसाब से हम बेवकूफ़ नहीं थे, हमारे हिसाब से हम अपने संस्कारों के लिए जान भी दे देते थे। लेकिन हमारे संस्कार बहुत महत्वपूर्ण थे और वही संस्कारों ने, उन्हीं संस्कारों ने हमें महान भी बनाया। तो अब बात यह है कि भारत क्या करे। अब यहाँ पर एक तीसरा पक्ष है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि अमेरिका के लिए भी खतरा है और जिससे अमेरिका डर रहा है, लेकिन जिसकी रूस के साथ करीबी है, और वो है चीन। चीन पूरा उत्तर के अंदर, अगर हम भारत का उत्तर देखें और पाकिस्तान का दक्षिण देखें, तो पाकिस्तान का उत्तर मतलब भारत के उत्तर से जो लगा है, और पाकिस्तान का दक्षिण, पूरा लंबा एक रोड उसने बना लिया है, ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पावर के जो जनरेशन के लिए डैम बना लिए हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों। आई थिंक कोल की तो वो कर ही रहा है, हाइड्रो भी वो कर रहा होगा, हाइड्रो का मुझे नहीं पता, पर कोल वाली जो है वो कर रहा है, थर्मल वो कर रहा है। तो बात ये है कि अब आप नक्शे को देखिए, भारत के नक्शे को हिसाब से अगर पाकिस्तान का एरिया, हमें लगता था कि पाकिस्तान से हमारी बॉर्डर है और चीन से हमारी उत्तर पूर्व में बॉर्डर है। लेकिन जब चीन का पूरा रोड ये बन गया या बन जाएगा, तो हमारी उधर भी चीन और इधर भी चीन, और रोड का मतलब होगा उसका पूरा इंटेलिजेंसी सिस्टम, उसके सारे नागरिक। अब वो जब रोड बनेगा तो रोड के किनारे किनारे दुकानें खोलने शुरू हो जाएंगे, थोड़े से वहाँ पर कॉलोनिस्ट चाइनीज़ बसाने शुरू हो जाएंगे। चाइनीज़ जब ऐसे बसाएंगे तो फिर वो वहाँ पर इंटेलिजेंसी भी स्ट्रांग होगी। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि हमने कई चीज़ें 30 साल के लिए या कुछ वर्षों के लिए हर एक चीज़ दी है, जैसे पावर जनरेशन है वो 30 साल के लिए दी है, लेकिन 30 साल के बाद आज के हुक्मरान वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, 30 साल के बाद पाकिस्तान का क्या होगा, चीन कितनी गहरे तरीके से, मुझे लगता है पाकिस्तान बिक चुका है। आज के हुक्मरान ने पाकिस्तान को बेच दिया है, और ये अब खतरा खाली भारत के लिए नहीं है, ये खतरा पाकिस्तान। अब आप इस रोड के उस तरफ देखिए, यहाँ तो पाकिस्तान के इधर भारत है, उधर क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है, खनिजों का भंडार है। पाकिस्तान में क्या है, खनिजों का भंडार है। ये सारे खनिज चीन ले रहा है। अब चीन और अमेरिका में क्या युद्ध है, टेक्नोलॉजी को लेके। अब हमने देखा है डीप सीक आया तो अमेरिका कितना गुस्से में आया चाइना से, चाइना ने सस्ते में वो टेक्नोलॉजी निकाल दी, सस्ते में उसे लोगों को दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ये जो सर्च सिस्टम है ना इसकी नहीं है, ये पूरा सिस्टम, सारी मशीनरी, सारे टूल्स, सब कुछ, चलना फिरना, यातायात, सब चेंज करने वाले हैं। इनकी रूपरेखाएं आज से कई साल पहले तैयार हो चुकी है। इनकी रूपरेखाएं अमेरिका के अंदर आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले तैयार हो चुकी होंगी। लेकिन
इन पर धीरे धीरे काम अब वो करें। लेकिन एक समस्या ये है कि अमेरिका में चीनीज बहुत है, और वो जो चाइनीज़ है वहाँ से सारे ब्लूप्रिंट्स निकाल के चाइना भेजते हैं, और चाइना फटाफट उनको कॉपी करके बनाता है। तो जो रिसर्च का काम है ना, अमेरिका जो स्पेंड करता है वो चाइना उतना नहीं करता, क्योंकि उसको बने बनाए ब्लूप्रिंट्स मिल जाते हैं, चाइनीज़ लोग वहाँ से चोरी कर लेते हैं। और जैसे पाकिस्तान ने जो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो इनके साइंटिस्ट स्विट्जरलैंड के अंदर काम करते थे, वहाँ से चुरा के सब कुछ ब्लूप्रिंट्स उठाए उन्होंने, और चाइना इनको पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। तो ये समस्या है कि चाइना इस तरह से टेक्नोलॉजिकली यूएस के बराबर है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी चाइनीज़ पॉपुलेशन बहुत है, और वो चाइनीज़ पॉपुलेशन खाली ब्लूप्रिंट्स नहीं भेजती, वो भी एक खतरा वहाँ पर बन सकती है। और यूएस जो है वो पता है उसको ये सब। अब हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। हम तो भैया इधर से भी घिरे, हम तो भैया उधर से भी घिरे, चीन से भी घिरे, पाकिस्तान से हमारा क्या चल रहा है। पाकिस्तान तो बस वहाँ के लोगों को भड़काना और इंडिया के खिलाफ, और वहाँ के जो हुक्मरान है वो वहाँ से पैसा ले लेते थे अमेरिका से, मौज कर ली। जब तक भड़काएंगे नहीं लोगों को तब तक उनको पैसा आएगा नहीं, तो उनकी मौज होगी नहीं। ये सिस्टम पाकिस्तान का चल रहा था। लेकिन अब वहाँ के लोगों का क्या होगा, ये भी सोचने की बात है। गुलामी गुलामी होती है, आप अपने बंधुओं से हटे बिछड़े तो अब आपके ऊपर एक दूसरी गुलामी आएगी, और आ चुकी है, चीन की गुलामी आ चुकी है। और जो हमारे बाजू में अफगानिस्तान, जो कि हमारा पार्टनर रहा है कई चीज़ों में, उसके ऊपर भी खतरा आ गया है। अब अफगानिस्तान के आगे क्या है, अरब देश। तो चीन के लिए अब एक बार अफगानिस्तान कर लिया कवर, तो उसके लिए तो अरब बड़ा आसान है। ये सारी समस्या के पीछे भी कौन है, ये सारी समस्या के पीछे खुद अमेरिका है। अब बात यही आती है कि अमेरिका के आज बड़े बड़े लोग, बड़े मतलब दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड जिन्होंने बनाया, ऐसे लोग कह रहे हैं कि भैया अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध है। ऐसा व्यक्ति डायरेक्ट बात ऐसा नहीं बोलता। अब या तो युद्ध है, या ये करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा उत्तर है ये नहीं करेंगे, अमेरिका वाले कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि चीन के बनने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। ये 5 देश चीन के अंदर थे, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, और आई थिंक फ्रांस और एक आध देश और होगा जो भी है। 5 देशों ने जब इन्होंने, चीन, चाइना, जापान भी था, इन्होंने जब छोड़ा तो एकदम से कैसे इंडस्ट्रियल बन गया ये चाइना। और 60 के दशक से ही अमेरिका वहाँ से सामान ले रहा है, और अपनी इंडस्ट्रीज को में बंद उसने कर दी है। उसे पता है कि इंडस्ट्री अच्छा उसने बंद क्यों करी, ये भी उसे पता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आज हम जा रहे हैं, वो चीन को और अमेरिका को पता लग गया, भैया मैं इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकता, अब मुझे दूसरी चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। तो 60 के दशक में दो तरह की डेवलपमेंट होती है, दो तरह की कदम उठाता है अमेरिका। एक, वस्तुओं को चाइना से इंपोर्ट करना शुरू करता है, सामानों को, खाने पीने की चीज़ों को कुछ अपने पड़ोस के देशों से, और स्पेस की डेवलप, स्पेस वाले जो उसका प्रोग्राम्स है उसको करता है, क्योंकि उसे पता है मैं तभी रूल करूँगा, तभी आगे बढ़ूँगा तब जब मेरे हाथ में नई तरह की तकनीक आएगी। ये सारा अमेरिका का खेल है। उसी के जरिए इंटरनेट और ये सब चीज़ें, डिजिटलाइजेशन वगैरह सब है। तो अमेरिका उस नई तकनीक, लेकिन वो नई तकनीक जब डेवलप कर रहा था, तो चीन ने उसको धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। रूस के पास सब है। अभी रूस की प्रॉब्लम, या रूस का सिस्टम ये है कि रूस बेचता नहीं है, वो अपने विज्ञान को अपने देश के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कायम रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने अपनी तकनीक या विज्ञान को दूसरे को दे दिया, तो फिर आपको अपनी तकनीक से खतरा भी हो जाता है, आपकी तकनीक की कमजोरियां भी पता लग जाती है। और दूसरा ये कि रूस क्योंकि पूंजीवादी मॉडल पे नहीं गया, अभी तो रूस हाल ही में बना है, पिछले कई साल तक वो सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, इसलिए भी उसने अपनी तकनीक को पूंजीवादी तरीके से बेचा नहीं है। हाँ, कुछ राष्ट्रों को कुछ उसने जरूर बेचा है, लेकिन वो बेचना नहीं है, वो है कि वो राष्ट्र उसके मित्र राष्ट्र बने। ठीक है, तो भारत को भी उसने इस तरह से मित्र राष्ट्र बनाया। भारत के पास बहुत कुछ उसने दिया, आर्म्स दिए उसको, हथियार दिए, भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है, ये सब रशिया ने किया। भारत को किताबें दी हैं, बहुत से लोगों ने रूस की किताबें पढ़ी, तो हम उनके साथ जियो पॉलिटिकली कनेक्टेड रहे, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण था उस समय जब हमें ब्रिटिश का डर था। अब अमेरिका का खाली डर नहीं है, इस बात की गहराई को हमारे देश को समझना है। अमेरिका से हमें डर है, चीन से हमें डर है, प्लस ये जितने भी देश हैं ना जो अमेरिका जिन्होंने बनाया है, जो बेसिकली ब्रिटेन और यूरोप के लोग हैं, और इनके बाकी जो देशों पे कब्जे हैं,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और कई देश साउथ अमेरिका के, अफ्रीका में भी कई देशों पे सक्रिय है, अरब के कई देशों पे इनका दबाव चलता है, उनकी बात वो मानते हैं। ये सारे देश इनके अंडर में है। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये होगी कि अब भारत को डिसाइड करना पड़ेगा, वो अमेरिका के साथ जाएगा, रूस के साथ जाएगा। अमेरिका भारत के लिए खतरा नहीं है, मैं ये बात कह दूं, अमेरिका भारत के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि भौतिक अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो वो एक तो भारत से दूर है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ भारत में आना और कुछ इस तरह का युद्ध अभ्यास करना, तो युद्ध छेड़ना। दूसरा ये कि यहाँ पर वो अगर आए तो उसे सबसे पहले तो चीन से टकराना पड़ेगा, क्योंकि चीन नहीं चाहेगा अब हम अदृश्य रूप से घुमा फिराकर चीन की टेरिटरी बन गए हैं, क्योंकि पूरा ऊपर से लेकर इधर पाकिस्तान के अंत कराची तक चीन ने अपना नेटवर्क बना लिया है। चीन का साथ रूस नहीं देगा, क्योंकि रूस और चीन दोनों चाहकर मिलकर जो है ना, यदि चीन और रूस के अंदर कोई विवाद होता है तब भारत को डिसाइड करना पड़ेगा भारत किसके पास जाएगा। चीन भारत को पसंद नहीं करता, क्योंकि चीन भी अमेरिका के रास्ते पे चला है। उसने अपना जो उसका जो कम्युनिस्ट सिस्टम था उसने उसको भी नहीं अपनाया, उसने एक अलग ही पूंजीवाद अपनाया, गरीबों को वहाँ के गरीबों को बाहर कर दिया, कुछ लोग वहाँ के अमीर हो गए जो लोग ब्यूरोक्रेसी में थे। अब भारत क्या करेगा आगे, मुझे तो एक समझ नहीं आ रहा है। जो मैं कहूँगा भारत से कि देखिए हमारा जो रशिया है वो हमारा करीब है, और रशिया के जरिए हम पाकिस्तान पर भी नियंत्रण रख सकते हैं और चीन पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो चीन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो क्या अब हमें अमेरिका से हाथ मिलाना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो अमेरिका भी पूछ रहा है, और जिसका हमारे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी डेवलपमेंट करिए, तो हमें सस्ता ऑयल लिया, अमेरिका कह रहा है ले लो बेचो, अमेरिका ये भी कह रहा है। वहाँ पर यूरोप के देश कह रहे हैं कि भैया अब बहुत हो गया सैंक्शंस, हम भी वहाँ से तेल लेंगे, रशिया से सस्ता तेल लेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सस्ते तेल पर आधारित है। यहाँ पर मैं एक बात और कह दूँ, मैं तो कहता हूँ भैया ये तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑयल को हटा दो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना बिजली पे जाओ ना, मैं तो कहता हूँ घोड़ा गाड़ी अपना बैलगाड़ी ले आओ, ताकि ये आम भाषा में कहें तो ये भसूड़ी खत्म। टेक्नोलॉजी फालतू के अंदर हम घुस रहे हैं, रखो उसको सिर्फ रक्षा के लिए, बड़े यातायात जैसे माल की आवाजाही के लिए, या छोटे लोगों को टैक्सी सिस्टम रखो, इतनी कार्स वगैरह मत रखो। घोड़ा गाड़ी, देखिए कार से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है रोड की मैन्युफैक्चरिंग, जिससे हमें पहाड़ काटने पड़ते हैं, और पहाड़ काटने की वजह से हमारा बाढ़ आती है, हमारा इकोलॉजी बिगड़ती है, हमारे जंगल घट रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हम ये पैसा पैसा सोच रहे हैं, हम जंगलों का नहीं सोच रहे, जंगल से कितने वन्य जीव खत्म हो रहे हैं हम वो नहीं सोच रहे, प्रदूषण कितना बड़ा है हम वो नहीं सोच रहे। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी समस्या है। ये मोटर कारें, ट्रक, बड़े बड़े ट्रकों का काम क्या है? ये ट्रक तो देश को और गरीब करते हैं, क्योंकि ये एक जगह का मैन्युफैक्चरिंग दूसरी जगह ले जाते हैं। तो हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, हस्तकलाएं अगर हम करें तो वस्तुओं की तो हमें कोई इतनी वो थोड़ी ना कि एक जगह बने और सब जगह उसको बेचो, क्या जरूरत है? सब जगह बना लो ना, छोटे छोटे लेवल पे। मशीन से मत करो निर्माण, हाथ से कर लो जो काम की वस्तु है। और ये तो हमारी कलाएं अभी भी है, हम चाहें तो इनको अभी भी संरक्षित करके इनका विकास कर सकते हैं कि हाथ की कलाओं का। मुझे तो ये रास्ता लगता है इन सब समस्याओं से बचने का। हाँ, अर्थ अपनी जो जहाँ पर हमें साइंस यूज करनी चाहिए, इसमें स्पेस प्रोग्राम है और अपने आर्म्स को बनाने के प्रोग्राम है, उसको अंदर ही हम अपनी पूरी साइंस को झोंके। दोस्तों बड़ी एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर कम तनख्वाह के अंदर आपको नौकरी करनी पड़ती है। जो आईआईटी में जब लोग जाते हैं तो ये लोग इतना पैसा देते हैं वहाँ की कोचिंग के लिए, इतना वहाँ पे सस्ते में पढ़ते हैं, सब्सिडाइज कोर्सेज होते हैं, लेकिन तुरंत बाहर भाग जाते हैं और हमारे इसरो में काम नहीं करते। तो हमने जो इतनी छूट दी है, आईआईटी, एम्स, एमबीए आ गया, आईआईएम के बनाकर, इतने बनाकर जो हमने संस्थाएं बनाकर छूट दी, ये सारे अगर बाहर भाग जाएंगे तो देश के टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में कौन करेगा? ये बात को भी समझने की जरूरत है। तो अंततः मैं कहूँगा कि भारत किसे चुने, रूस या अमेरिका को? मैं कहूँगा भारत को। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब, और हमारे नेताओं के लिए भी है। हम उन पे
कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को, जैसे मैंने बताया, कि अपनी अर्थव्यवस्था पूरी बदलनी पड़ेगी। उसको तेल और ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से हटना पड़ेगा। सिर्फ उनको सुरक्षा या बड़े यातायात या सोच के करना पड़ेगा हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। पूरा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा हाथ के काम का, फिर हम अमेरिका से दूर हो सकते हैं। अभी इस हालात के अंदर हम अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, हम सिर्फ अमेरिका नहीं, चीन पे भी डिपेंड हो गए हैं। तो हमें अब अमेरिका को जो जवाब देना है, एक मुश्किल जवाब है, लेकिन क्योंकि रूस हमारे साथ रहा है और रूस हमारा करीबी रहा है, तो हमें वैसे तो रूस के साथ रात साथ जाना चाहिए, लेकिन फिर जो रूस युद्ध लड़ रहा है, क्या हम उसके पक्ष में हैं? तो यहाँ पर हमारे पे सैद्धांतिक प्रश्न उठता है कि क्या हम युद्ध के पक्ष में हैं? यूक्रेन के अंदर जो कंपनियां हैं उन पर अमेरिकी पूंजीपतियों का कब्जा है। यूक्रेन में जो सरकार बिठाई गई है वो अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा बिठाई गई है, जो वहाँ के पूंजीपति सरकार में आते हैं। यूक्रेन ने एकदम से रशिया का साथ छोड़ दिया, एकदम से वो दुश्मन बन गया। ये बहुत, इसके लिए आपको यूक्रेन को स्टडी करना पड़ेगा। मौजूदा हालात में मुझे यही कहूँगा कि हमें अमेरिका को जवाब दे देना चाहिए दैट वी आर विद रशिया। अब इसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, क्योंकि यहाँ पर हमें चीन को कमज़ोर करने में, फिर रशिया को हम अपनी तरफ कर सकते हैं, और अगर चीन को भी हम कमज़ोर करवा सकते हैं और वहाँ हम अमेरिका को भी कमज़ोर करवा सकते हैं। चीन हमें तीनों तरफ से घेर चुका है, नीचे उसने बेस बना लिया है श्रीलंका का, तो हम उसकी टेरिटरी बनेंगे। टेरिटरी बन के क्या होगा, हम सिर्फ उसका माल खरीदेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमें रशिया का साथ देके रशिया से दबाव डलवाना चाहिए कि वो अमेरिका को भी नियंत्रित करे और चीन को भी नियंत्रित करे। दोस्तों, अगर आप कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, मेरी लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र के ऊपर, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, वो मंगवा सकते हैं 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, मेरे को इससे कुछ वो नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। हमें किसी देश से कोई द्वेष नहीं है, पर अगर अमेरिका सोचता है अपने इंटरेस्ट का, रूस सोचता है अपने इंटरेस्ट का, पाकिस्तान और श्रीलंका सोच रहे हैं अपने इंटरेस्ट की, तो हमें अपने इंटरेस्ट की भी सोचनी पड़ेगी और भविष्य को देखकर चीज़ें करनी पड़ेंगी, और विशेषकर अर्थव्यवस्था के अंदर हमें क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।